हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर इकोनॉमिक्स स्कूल में। मैं हूं सफी और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स स्कूल। तो आज जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि 6 मई के दिन मैं इकोनॉमिक्स जो 12th हिंदी मीडियम है खास तौर से उसके लिए मैं लेकर आया हूं यहाँ पर इकोनॉमिक्स। तो आप लोग जो राजस्थान बोर्ड वाले जितने भी विद्यार्थी हैं देख रहे हैं तो अच्छे से इस कोर्स को देखें, और जो नहीं देख रहे हैं, जो दूसरे देख रहे हैं, वो राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों तक इसको जरूर पहुंचाए। खास बात जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है इकोनॉमिक्स से उसके लिए भी ये वीडियो काफी अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में अधिकतर लगभग 50% जो सिलेबस है वो इसी 12th इकोनॉमिक्स से ही कवर होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहां आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ ली तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इकोनॉमिक्स में अधिकतर मैंने ये देखा है कि लोगों की जो इकोनॉमिक्स है वो सबसे कमजोर होती है, सबसे वीक होती है, और इकोनॉमिक्स को वो एक तरीके से हटा देते हैं अपने मेन एम से। तो मैं आपको यहाँ कहने वाला हूं कि आप जो अकाउंटेंसी है उस अकाउंटेंसी से भी फेवरेट सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स बनने वाला है अगर आप इन वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, वो फर्स्ट लेक्चर जो होने वाला है हमारा वो होगा आज इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र का परिचय। अब यहाँ हम क्या क्या चीजें देखेंगे? अर्थशास्त्र का परिचय देखेंगे, जो हमारी मेन 12th इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो देखेंगे, इनका जो नेचर और जो स्कोप है, जो प्रकृति और क्षेत्र है वो देखेंगे। तो ये सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। तो आइए इनकी डेफिनेशन क्या होती है वो चीज भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमें यही चलना है कि क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, अर्थशास्त्र होती क्या है, कहते किसको है। तो सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी भूमिका बता देता हूं। इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र जो है, वो आपको पता है, आपने 9th 10th में जितने भी सोशल स्टडीज पढ़ी है उसको पता है कि उसके अंदर इकोनॉमिक्स भी आती है। इसका मतलब यहाँ पे हमें ये चीज तो क्लियर पता चल गई कि जो अर्थशास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से रिलेटेड है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इकोनॉमिक्स के वर्ड से ही आपको पता चलता है कि जो इकोनॉमिक्स है उसमें एक तरीके से आर्थिक क्रियाएं संबंधित होती है। कौन सी? आर्थिक क्रियाएं, यानी व्यक्ति या जो कंट्री है वो जो आर्थिक क्रियाएं करती है उसका अध्ययन होता है किसमें? इकोनॉमिक्स में। तो दो चीजें हो गई, एक तो रिलेट होती है किससे? सोशल साइंस से, सामाजिक विज्ञान से। दूसरा क्या किया जाता है? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के साथ साथ आपने ये चीज देखी होगी कि जो हमारी जो नीड्स होती है, जो आवश्यकताएं होती है, वो असीमित होती है, अनलिमिटेड होती है। और हमारी पास जो हमारे जो फैक्टर्स होते हैं, हमारे पास जो संसाधन होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अनलिमिटेड जो हमारी नीड्स है उनको कैसे पूरा करें, वो जो समस्या आती है उसका जो अध्ययन है वो भी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई। सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, और सीमित साधन, संसाधन और असीमित आवश्यकताओं का अध्ययन करता है। तो आइए अब इसका अर्थ जो है वो अपन चलते हैं इसके अर्थ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का संबंध सामाजिक विज्ञान से है, यही चीज मैंने आपको बताई। सबसे पहली चीज, अर्थशास्त्र का संबंध किससे? इस अर्थ को याद करने का सबसे अच्छा तरीका 3 टुकड़ों में बांट दिया। सामाजिक विज्ञान से, जो व्यक्ति या देशों द्वारा साधनों की सीमितता के कारण, साधनों की सीमितता, लिमिटेशंस, इस वर्ड को याद में रखना, सीमितता के कारण उत्पन्न हुई चुनाव की समस्या। क्योंकि साधन जब, रिसोर्सेज जब हमारे पास लिमिटेड होंगे तो हम उसमें से चयन कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं अधिक है, तो उससे क्या होगा? चुनाव की समस्या उत्पन्न होगी। उसका अध्ययन का विज्ञान और उनके समाधान की कला, यानी उसके अध्ययन करने वाला विज्ञान भी अर्थशास्त्र है, और उसका समाधान कैसे निकलता है वो भी हमें कौन बताता है? अर्थशास्त्र बताता है। तो मुझे जहां तक लगता है आपको ये डेफिनेशन जो अर्थ है वो अच्छे से याद हो गया होगा। अब आपको एक चीज और बताता चलता हूं, जो इकोनॉमिक्स है उसमें इतने सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, कि उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं इसकी डेफिनेशन में, इसके अर्थ में और इसके नेचर और स्कोप में। तो हमें जो मेन जो चले आ रहे हो, जो बिल्कुल हटके, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। किसकी बात करते हैं? डेफिनेशंस। मीनिंग आपको पता चल गया। अब डेफिनेशंस में आपको सबसे पहली चीज जो डेफिनेशन में फर्स्ट बंदे की आपको बताने वाला हूं, वो फर्स्ट बंदा आधुनिक अर्थशास्त्र जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसका जनक माना जाता है, या इसको अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं अधिकतर। ठीक है ना? तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन होता है, तो वो होते हैं एडम स्मिथ। कौन होते हैं? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन हम देखेंगे। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक। उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे मार्शल महोदय की।
ठीक है ना। मार्शल महोदय के बाद देखेंगे हम रॉबिन्स की, रॉबिन्स के बाद देखेंगे हम सैमुअल्सन की, और सैमुअल्सन के बाद देखेंगे हम मेहता की। पांचों डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या कहा गया है बस मेन उस चीज पे आपको फोकस करना है। मैं पूरी डेफिनेशन आपको नहीं बताने वाला, पूरी डेफिनेशन आपको करनी भी नहीं है, सिर्फ मेन क्या कहा गया है उस पर आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम एडम स्मिथ। डेफिनेशन मैंने यहां लिख रखी है, डेफिनेशन में सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो होगी हमारी एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ महोदय इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स है, वो किसका अध्ययन करता है, वो धन का अध्ययन करता है। यानी जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है, यानी जो वेल्थ होती है, वेल्थ, क्योंकि एडम स्मिथ की एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस करके, पूरा नाम आप उसका देख लीजिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन से आप उसको आसानी से याद कर सकते हो, अगर एग्जाम में पूछा जाता है वेल्थ ऑफ नेशन वर्ड आता है तो आप वहां पे कर सकते हो। एडम स्मिथ की बुक है वो, ठीक है ना। ये बुक हुई थी 1776 यानी 1776 में एक तरीके से पब्लिश हुई थी। तो इस बुक में बहुत सारी बातें इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में लिखी है। तो इसी बुक के अकॉर्डिंग इन्होंने जो अर्थशास्त्र को है वो धन का विज्ञान बताया। तो अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है, धन का विज्ञान है, धन का, ठीक है। दूसरी चीज बस इतना सा याद रखना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। आगे डेफिनेशन तो और बड़ी है कि जो राज्यों के धन के स्वरूप और कारणों की खोज का अध्ययन करता है, लेकिन आपको केवल ये वर्ड याद रखना है, किसका विज्ञान है, धन का विज्ञान है। किसने कहा, एडम स्मिथ ने कहा। अब चलते हैं अपन आगे, मार्शल महोदय। मार्शल महोदय का बहुत नाम आएगा आपका। तो अब चलते हैं अपन मार्शल ने जो है वो इकोनॉमिक्स को उन्होंने बताया कल्याण का विज्ञान, वेलफेयर, साइंस ऑफ वेलफेयर, यानी कल्याण का विज्ञान। यानी अर्थशास्त्र जो है वो लोगों का कल्याण के बारे में सोचता है, ना कि धन के बारे में। मार्शल ने ये कहा। तो किसका विज्ञान है, कल्याण का विज्ञान है, कल्याण, ठीक है। थर्ड चलते हैं अपन रॉबिन्स। अब रॉबिन्स महोदय इन्होंने यहाँ पे जो अभी अर्थ में मैंने आपको जो चुनाव की समस्या बताई, वही रॉबिन्स महोदय ने बताई कि जो हमारी आवश्यकता है वो असीमित है, साधन सीमित है, तो उसके बीच में कैसे हमें सामंजस्य स्थापित करना है, वो जो अध्ययन किया जाता है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। तो इन्होंने क्या बताया, सीमित आवश्यकता और असीमित आवश्यकता और सीमित साधन या संसाधन, रिसोर्सेज, जो भी आप बोलो। फिर आते हैं हम सैमुअल्सन का वर्ड आप इससे याद रख सकते हो। देखो एडम स्मिथ आप याद रख सकते हो क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के एक तरीके से जनक है, ठीक है। मार्शल आप याद रख सकते हो, आपने कितनी बार नाम सुना होगा मार्शल का। तीसरे रॉबिन्स आप इनका पूरा नाम तो लियोनिल रॉबिन्स है, लेकिन आप केवल रॉबिन्स याद रखना है आपको, है ना। सीमित आवश्यकता और असीमित आवश्यकता और सीमित साधन। उसके बाद सैमुअल्सन को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है सैम्यू प्लस लसन जो हम सब्जी में यूज में लेते हैं, उसी लसन से आप लसन यानी सैम्युलसन, ठीक है ना। तो सैम्युलसन आप याद रख सकते हो। सैमुअल्सन ने जो है वो अर्थशास्त्र को विकास का विज्ञान बताया। इन्होंने कहा कि जो गतिशील चीजों का जो अध्ययन करता है वो अर्थशास्त्र कहलाता है, यानी इन्होंने विकास का विज्ञान बताया, विकास। और किसका अध्ययन करता है, गत्यात्मक विशेषताओं का, गत्यात्मक कार्यों का या क्रियाओं का, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं हम जेके मेहता। ये मेहता आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट है, ठीक है ना। मेहता ने भी अच्छी डेफिनेशन इसकी बताई। मेहता जो महोदय है उन्होंने कहा, अब मेहता को याद करने का तरीका, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, तो वो मेहता आ रहा है, मेहता यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है ना। तो खैर उससे रिलेट करके बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब मेहता, जेके मेहता महोदय कहते हैं कि आवश्यकता विहीनता का जो अध्ययन करता है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी जैसे जैसे वो कहते हैं मेहता साहब कि जैसे जैसे हम किसी भी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो हमारे पास दूसरी आवश्यकता आ जाती है, फिर और करते हैं दूसरी आवश्यकता। जैसे आपने साइकिल चलाई तो आपको बाइक की आवश्यकता, बाइक चलाई तो कार की आवश्यकता, कार चलाई तो आपको और किसी लग्जरी कार की आवश्यकता। तो इस तरीके से मेहता साहब कहते हैं, जो मेहता महोदय वो कहते हैं कि आवश्यकता विहीनता की स्थिति का जो अध्ययन करता है, यानी आवश्यकता बिल्कुल खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, फिनिश हो जाए, उसका जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है वो कहलाता है हमारा अर्थशास्त्र। तो आवश्यकता विहीनता संबंधी डेफिनेशन इन्होंने दी, आवश्यकता विहीनता, ओके। तो ये है हमारे डेफिनेशंस और हमारे 5 मेन एक तरीके से स्तंभ कह लीजिए इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देने वाले, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र, नेचर ऑफ और एरिया या फिर स्कोप, ठीक है ना। अब जो अर्थशास्त्र की प्रकृति है, देखो
वैसे बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से मेनली जो इकोनॉमिक्स है उसको दो भागों में बांटते हैं, एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले क्षेत्र अगर हम देख रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें होती है, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले भी मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। सबसे पहले कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में जो सबसे पहले इन वर्डों का प्रयोग किया वो किया था रेगनर फ्रिस ने। किसने किया था? रेगनर फ्रिस ने। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। रेगनर फ्रिस ने किया था और कब किया था? 1933 में किया था। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब आते हैं अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र होती क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र होती क्या है, वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूं, इसके बाद यही टॉपिक चलेगा अपना। लेकिन सबसे पहले अब यहाँ पे क्षेत्र देखना है हमें। तो क्षेत्र देखने के लिए अब व्यष्टि में क्या क्या चीजें आती है, जैसे आपके पास दो जो बुक होगी इकोनॉमिक्स की, 12th इकोनॉमिक्स की राजस्थान बोर्ड की, उसमें व्यष्टि के अंदर जो जो चैप्टर आएंगे वही एक तरीके से इसके क्षेत्र को कवर करेंगे। समष्टि के अंदर जो जो चैप्टर आएंगे वही उसके क्षेत्र को कवर करेंगे। तो आपको ज्यादा क्षेत्र याद करने की जरूरत नहीं, बस चैप्टर नाम याद कर लिया आपने तो एक तरीके से आप उसके क्षेत्र को अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या होता है? देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक तरीके से अगर नॉर्मली अर्थ में आपको बताऊं तो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाई जैसे मैं एक उपभोक्ता, कोई एक उत्पादक, कोई एक फर्म, ये व्यक्तिगत इकाई हो गई। तो ये जब व्यक्तिगत इकाई अध्ययन करती है तो वहां पर अध्ययन किसका किया जाता है? एक तो उपभोक्ता होगा तो उपभोग का अध्ययन होगा, उत्पादक होगा तो उत्पादन का अध्ययन होगा, उत्पादक होगा तो विनिमय का अध्ययन होगा, तो यही चीज वितरण का, डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन होगा। तो यही चीज एक तरीके से व्यष्टि के क्षेत्र बन गए, जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर। व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उपभोग के सिद्धांत हो गए, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूम, ठीक है। उत्पादन के सिद्धांत हो गए, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन। विनिमय के सिद्धांत हो गए, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना। वितरण के सिद्धांत हो गए, प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। उसके साथ में वस्तु की कीमत और साधन की कीमत। वस्तु की, आप कोई भी वस्तु मार्केट में लेने जाते हो तो उस वस्तु की कीमत आप पूछते हो कि ये वस्तु कितने की है। वो वस्तु की जो कीमत निर्धारित होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में निर्धारित होती है ना। एक वस्तु की कीमत माइक्रो इकोनॉमिक्स में निर्धारित होती है। तो वस्तु की कीमत, इसका अध्ययन भी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। साधन कीमत का अध्ययन भी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और आर्थिक कल्याण कैसा हो रहा है, लोगों का कल्याण बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कौन सा आर्थिक कल्याण, ये आगे टॉपिक आएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो उसका अध्ययन भी किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अब आते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का यहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अब संपूर्ण अर्थव्यवस्था आ गई तो एक तरीके से हमारी जो आय है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, या फिर जो रोजगार है, वो जो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय विनिमय करते हैं, वो मुद्रा और बैंकिंग, ये सारी चीजें, आर्थिक विकास, ये सारी चीजें, इन सबका अध्ययन हम करेंगे किसके अंदर? समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। तो ये इसके क्षेत्र में आ गए। आय और रोजगार के सिद्धांत, आय और रोजगार के 2-3 चैप्टर है लास्ट में समष्टि अर्थशास्त्र में। सामान्य कीमत स्तर, एक वस्तु की कीमत का निर्धारण करना है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र। और अगर सामान्य, आप जनरली जो प्राइस लेवल होता है जो आप मार्केट में देखते हो, जैसे बनाना कितने रुपए किलो है तो 25 रुपए किलो है, सब जगह 25 रुपए किलो मिलेगा, तो ये सामान्य कीमत स्तर है। ये निर्धारण कहाँ होता है? ये निर्धारण होता है समष्टि अर्थशास्त्र में, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। उसके बाद आर्थिक विकास, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उससे संबंधित सारी चीजें आती है समष्टि के अंदर। मुद्रा और बैंकिंग, जो मनी है वो क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, बैंकिंग क्या होते हैं, बैंकिंग क्या कार्य होते हैं, ये सब भी आता है किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। वितरण का समष्टिकरण, वितरण में अगर हम पर्टिकुलर कृषि का वितरण करेंगे जो वो तो आएगा व्यष्टि में, और अगर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के वितरण की बात करेंगे तो समष्टि में आएगा, ठीक है ना। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विनिमय के सिद्धांत, यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसका अध्ययन भी हम किसमें करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। अब चलते हैं हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ और अंतर में। अर्थ और अंतर सबसे मेन टॉपिक है ये, इसमें से अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया जिसको हम बोलते हैं माइक्रोज, ठीक है ना। और ये भी ग्रीक से आया जिसको हम बोलते हैं मैक्रोज, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है सूक्ष्म और इसका अर्थ होता है व्यापक, ठीक है ना। शाब्दिक अर्थ, जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, माइक्रो को बोलते हैं हम छोटा, सूक्ष्म, और मैक्रो को बोलते हैं हम बड़ा, यानी व्यापक, ठीक है ना, वाइबर, ठीक है ना। तो ये चीज, और माइक्रो शब्द और मैक्रो शब्द ये ग्रीक भाषा के शब्द है जो अंग्रेजी में बन गए एक तरीके से माइक्रो, MICRO माइक्रो, और MACRO मैक्रो। बस के की जगह सी हो गया, के की जगह सी हो गया, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से
वर्ड जो है यहां से आए ग्रीक वर्ड से, और अंग्रेजी में माइक्रो मैक्रो बन गए, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है सूक्ष्म और व्यापक। अब होता क्या है ये मैं आपको एक वर्ड में बता चुका हूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक फर्म। समष्टि अर्थशास्त्र जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अर्थ में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। सबसे पहले चलते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अध्ययन की वह शाखा जिसमें व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। मेरा अध्ययन किया है तो व्यष्टि में, है ना। मैं अगर 4 लोगों को और साथ में ले लूं, 5 का अध्ययन करें तो समष्टि में, ठीक है ना। उदाहरण यहाँ पे इसका अर्थ भी हम साथ के साथ देख लेते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से किया गया अध्ययन, यानी समग्र रूप से, समग्र का मतलब होता है एक साथ अगर हम अध्ययन करेंगे तो वो किसमें आएगा, समष्टि में आएगा। इसके उदाहरण में आप ले सकते हो, जैसे एक फर्म हो गई, ठीक है ना। उदाहरण में क्या आ गई, एक फर्म आ गई, एक उत्पादक आ गया, एक उपभोक्ता आ गया। इनका अध्ययन किया जाता है जब कीमत स्तर को ध्यान में रखते हुए, इस चीज का ध्यान रखना, कीमत स्तर को ध्यान में रखते हुए जब उपभोक्ता अपने कल्याण को अधिकतम करता है, वस्तु खरीदता है, तो वो किसके अंदर आता है, वो आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। उत्पादक कीमत स्तर को ध्यान में रखते हुए अपनी वस्तु बेचता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। फर्म कीमत स्तर को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादन को निर्धारित करती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। इसी वजह से व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कीमत सिद्धांत, क्योंकि इसमें कीमत को ध्यान में रखा जाता है, उसके बाद कल्याण का माप किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेम चीज समष्टि अर्थशास्त्र में, क्योंकि दोनों में अंतर भी हम आसानी से देख पाएंगे। इसमें जो उदाहरण होते हैं वो उदाहरण होते हैं, जैसे इसमें फर्म ना होकर उद्योग हो गई, ठीक है ना। एक व्यक्ति की आय नहीं होकर नेशनल इनकम हो गई, नेशनल इनकम एनआई, ठीक है ना। एक व्यक्ति की बचत नहीं होकर कुल बचत हो गई, टोटल सेविंग, कुल बचत, ठीक है ना। कुल विनियोग, कुल टोटल इन्वेस्टमेंट, है ना, निवेश। तो ये सारी चीजें आती है समष्टि के अंदर, ठीक है ना। तो इनका अध्ययन, और इसको क्या करते हैं, इनमें उद्योग, नेशनल इनकम, कुल बचत, कुल निवेश, इसका जो अध्ययन करते हैं ये आय और रोजगार को ध्यान में रख के करते हैं। तो इस वजह से इसको आय और रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं, इसको कीमत सिद्धांत कहते हैं, इसको आय और रोजगार सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको, ठीक है। अब चलते हैं अपन, कुछ 2-3 टर्म्स और है जो कि यूज में आती है, वो देख लेते हैं हम। आंशिक व्यष्टिगत अध्ययन, कुल व्यष्टिगत अध्ययन। देखिए आंशिक है, इसका मतलब एक कारक जो है वो परिवर्तनशील है, बाकी सब स्थिर है। कुल व्यष्टिगत है, इसका मतलब सभी कारक परिवर्तनशील है। यहां मैंने लिख रखा है, जैसे कीमत, एक कारक ले लिया हमने, कीमत ले लिया, कीमत बढ़े या फिर घटे, है ना। अन्य कारक क्या रहे, स्थिर, तो उसको कहेंगे हम आंशिक अध्ययन, आंशिक व्यष्टिगत अध्ययन। कुल व्यष्टिगत अध्ययन जब सभी कारक जो है या तो बढ़े या फिर घटे, यानी परिवर्तनशील हो। स्थगित व्यष्टिगत अध्ययन जब आर्थिक चर जो है वो सभी स्थिर हो, सभी, यानी जो आय है, उपभोक्ता की संभावना है, कीमत है, वो सभी स्थिर हो, आर्थिक चर सभी स्थिर हो, तो वो स्थितिक हो गया। प्रावेगिक जब सभी परिवर्तनशील हो, सभी गतिशील हो, ये गतिशील लिख रखा है, यहाँ स्थिर हो गया, ठीक है ना। और तुलनात्मक व्यष्टिगत अध्ययन जब 2 स्थिर अवस्थाओं की तुलना, इसको थोड़ा ध्यान से देना, कौन सी अवस्थाओं की तुलना, स्थिर अवस्थाओं की, ना कि गतिशील की, उसको कहते हैं तुलनात्मक। तो ये 5 टर्म्स आप आसानी से समझ गए होंगे। ये 5 की 5 टर्म्स समष्टि में भी आती है। एक कारक परिवर्तनशील और अन्य कारक स्थिर, यानी कौन सा, वो आंशिक समष्टिगत अध्ययन। सभी कारक परिवर्तनशील यानी कुल समष्टिगत अध्ययन। और इसमें ये सेम चीज होती है, सभी आर्थिक चर स्थिर हो तो स्थितिक समष्टिगत अध्ययन, और सभी आर्थिक चर गतिशील हो तो प्रावेगिक समष्टिगत अध्ययन, और 2 स्थिर अवस्थाओं की तुलना हो तो समष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन। तो ये होता है हमारा समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, होमवर्क यही है कि जैसे मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई व्यष्टि और समष्टि के बारे में, तो आप माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, उसको आप आसानी से कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, आप लोगों ने क्या क्या किया है उसके बारे में, ठीक है ना। तो वो डिफरेंस हम देखेंगे। उसके बाद हम आर्थिक विश्लेषण की जो विधियां होती है वो देखेंगे, और जो मेन टॉपिक है इस फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का, वो है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ओके, धन्यवाद।